Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, वो समय जिसे अक्सर कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का शिखर कहते हैं। बिल्कुल, यानी लगभग 300 से 600 ईस्वी का गुप्त और वाकाटक काल। और हमारी इस चर्चा का आधार रहेगा उपिंदर सिंह की किताब का अध्याय 9, एस्थेटिक्स एंड एम्पायर। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि कैसे साम्राज्य मतलब पॉलिटिकल पावर और सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान सब आ जाता है। हाँ, तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़े थे, कैसे विकसित हुए। इसे अक्सर गोल्डन एज या क्लासिकल एज भी कहा जाता है, पर हम सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक क्रिटिकल अप्रेजल, एक आलोचनात्मक समीक्षा भी जरूरी है। हाँ, खासकर यूपीएससी मेंस के लिहाज से तो ये बहुत जरूरी है। सही कहा, क्योंकि सिर्फ तथ्य जानना काफी नहीं होता, उनका मतलब समझना, एनालिसिस करना जरूरी है। और स्रोत भी हमारे पास कई तरह के हैं। साहित्यिक ग्रंथ है, विदेशी यात्री जैसे फाहियान के विवरण हैं, और जाहिर है पुरातात्विक साक्ष्य, मंदिर, मूर्तियां, गुफाएं, सिक्के, और वो महत्वपूर्ण शिलालेख जैसे प्रयाग प्रशस्ति और मेहरौली का लौह स्तंभ। बिल्कुल। और हमारा फोकस तो पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी पर ही रहेगा। हाँ, प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्ट्स और मेंस के लिए एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, दोनों को साथ लेकर चलना है। कोशिश यही रहेगी कि इस काल के प्रशासन, समाज, धर्म, विज्ञान, कला, इन सब पहलुओं को परीक्षा के नजरिए से देखें। हाँ, एक बात साफ कर दें, जो स्रोत हमें मिला है उसमें 2013 से 2025 के बीच का कोई सीधा यूपीएससी पीवाईक्यू तो नहीं दिखा। लेकिन ये पूरी चर्चा यूपीएससी सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से। गुप्त काल, इसकी शुरुआत एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव से होती है। हाँ, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने उत्तर भारत में इसे काफी मजबूत किया। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो मेंस में आ सकता है। क्या सवाल? कि गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार हुआ उसने उस समय की कला और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया? क्या ये बस एक संयोग था कि पॉलिटिकल पावर बढ़ी और साथ में आर्ट भी शिखर पे पहुंच गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को ही लें। हाँ, हरिशेन ने लिखी थी। उनके मंत्री और कवि हरिशेन। इसमें उनकी सैन्य उपलब्धियों का कैसा जबरदस्त लेखा जोखा है। हाँ, दक्षिणापथ के राजाओं पर विजय, सीमावर्ती राज्यों का जिक्र, समतट, ड्वाक, कामरूप, नेपाल, कर्तरीपुर जैसे सीमावर्ती राज्य, और मालव, अर्जुनायन, यौधेय जैसे गणराज्य, सबको अधीन करने का जिक्र है। तो ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं थीं। बिल्कुल नहीं, इनसे संसाधन आए, स्थिरता आई। और ये बात भी तो है कि हरिशेन खुद संधि विग्रहिक थे, मतलब शांति और युद्ध मंत्री, और साथ में कवि भी। हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासन और कला कितने जुड़े हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है। नहीं, उसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत गुणों का भी जिक्र है, जैसे उनका संगीत प्रेम, वीणा वादन। बिल्कुल, और उनके सिक्कों पर भी ये दिखता है। हाँ, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, अश्वमेध यज्ञ करते हुए। और वो उपाधियां, पराक्रम, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, मतलब अजय, बाघ जैसा वीर। ये सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं थे, ये शाही प्रोपेगेंडा का भी माध्यम थे। सही कहा। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, जिनकी पहचान अक्सर मेहरौली वाले लौह स्तंभ से की जाती है। दिल्ली में जो है, चंद्र नामक राजा का जिक्र है उस पर। और वो स्तंभ आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। उस समय की मेटलर्जी का क्या कमाल का नमूना है। अद्भुत। और वो बंगाल और पश्चिमोत्तर में उनकी विजयों का संकेत देता है। इन सब से एक सेंट्रलाइज्ड पावर बनी, और जब ऐसी शक्ति बनती है तो वो बड़े पैमाने पर कलात्मक गतिविधियों को संरक्षण दे पाती है, पेट्रोनेज मिलता है। तो ये तो हुई उत्तर भारत की बात। दक्कन में कौन था? दक्कन में वाकाटक एक अहम शक्ति थे। और गुप्तों से उनके रिश्ते भी थे। हाँ, वैवाहिक संबंध थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त, उनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं था? नहीं, जरूर संस्कृतियों का मेल भी हुआ होगा। वाकाटकों की 2 मुख्य शाखाएं थीं। कौन कौन सी? एक नंदीवर्धन प्रवरपुर और दूसरी वत्सगुल्म, यानी आज का वाशिम, महाराष्ट्र। ये वत्सगुल्म शाखा कला और साहित्य के लिए खास तौर पर जानी जाती है। अच्छा। इसके संस्थापक थे सर्वसेन प्रथम,
उपाधि थी धर्म महाराज। और दिलचस्प बात क्या है? कि ये राजा खुद प्राकृत के कवि थे। उन्होंने हरि विजय नाम का काव्य लिखा। वाह, राजा और कवि। हाँ, इसके कुछ अंश गाथा सत्सई में भी मिलते हैं। ये फिर वही बात साबित करता है शासक वर्ग की कला में रुचि। बिल्कुल। और वाकाटक काल का सबसे शानदार योगदान शायद अजंता की कुछ गुफाएं हैं। हाँ, अजंता, खासकर वत्सगुलम शाखा के राजा हरिशेन के समय में बनी गुफाएं। जैसे गुफा संख्या 1, 16, 17, 19। ये साम्राज्य और सौंदर्य के संगम का बेहतरीन उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें, प्रीलिम्स के लिहाज से क्या याद रखना है? हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली लौह स्तंभ, समुद्रगुप्त के सिक्के, वीणावादन, अश्वमेध वाले, प्रभावती गुप्त, वाकाटक शाखाएं, नंदीवर्धन, वत्सगुल्म, सर्वसेन और उनका काव्य हरिविजय, और अजंता की वाकाटक काल की गुफाएं, ये सब की पॉइंट्स हैं। और मेंस के लिए टेक अवे कि राजनीतिक स्थिरता और शाही संरक्षण कलात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और गुप्त वाकाटक संबंधों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। बिल्कुल। चलिए, अब प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मेंस के लिहाज से सोचें, क्या सोचना है? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की क्या खासियतें थी और ये साम्राज्य के कलात्मक विकास से कैसे जुड़ी थी? हमें पता है कि मंत्री परिषद होती थी, जिसे मंत्रिन कहते थे। संधि विग्रहिक जैसे ऊंचे पद थे। और हमने देखा हरिशेन और चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन शाप दोनों इस पद पर थे और कवि भी थे। हाँ, ये जुड़ाव बार बार दिखता है। स्रोत बताते हैं कि साम्राज्य शायद भुक्ति यानी प्रांत और विषय यानी जिले में बटा था। पर क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र वाली जटिल व्यवस्था पूरी तरह लागू थी? ये कहना मुश्किल है। शायद हूबहू नहीं, पर प्रशासनिक सोच काफी विकसित थी, ये तो तय है। अर्थशास्त्र में राजा के लिए जो दिनचर्या बताई गई है, दिन और रात को 8-8 हिस्सों में बांटना, रिपोर्ट सुनना, गुप्तचरों से मिलना, पूजा करना, आराम करना, वो एक आदर्श जरूर पेश करती है। और एक सक्षम प्रशासन ने ही वो स्थिरता दी होगी जो अजंता जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इस काल की एक और महत्वपूर्ण बात है भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स। इनका चलन काफी बढ़ गया था। हाँ, ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को जमीन या पूरे गांव दान में दिए जाते थे, जिन्हें अग्रहार या ब्रह्मदेह कहते थे। और ये सब ताम्र पत्रों पर, कॉपर प्लेट्स पर दर्ज होता था। वैसे सबसे पुराने उदाहरण तो शायद सातवाहन काल के हैं। हाँ, बिल्कुल। नाने घाट और नासिक शिलालेखों में मिलते हैं। जैसे नासिक गुफा लेख में गौतम पुत्र शातकर्णी द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को खेत दान देने का जिक्र है। और उसमें कुछ रियायतें, परिहाराज भी शामिल थी। हाँ, जैसे शाही सैनिकों का प्रवेश वर्जित, नमक निकालने पर रोक वगैरह। लेकिन गुप्त काल में ये प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, तो इन अनुदानों का असर क्या हुआ होगा? एक तरफ तो ब्राह्मणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, कृषि का विस्तार हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ इससे स्थानीय स्तर पर शक्ति का संतुलन भी बदला। जाहिर है, जब आप किसी को जमीन दे रहे हैं तो उसे कुछ अधिकार भी दे रहे हैं। तो क्या इससे आगे चलकर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला होगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अब समाज पर आते हैं। चीनी यात्री फाहियान, फैक्शन, उनका विवरण बहुत मशहूर है। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। उन्होंने पाटलिपुत्र की समृद्धि का जिक्र किया है, लोगों की दानशीलता का और वहां के चैरिटेबल हॉस्पिटल्स का। फाहियान लिखते हैं कि मध्य देश मतलब गंगा घाटी में लोग सुखी थे, अपराध कम थे, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लोग दान पुण्य करते थे, भव्य रथ यात्राएं निकलती थीं। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर क्या ये पूरी सच्चाई थी? देखिए, हमें फाहियान के विवरण को थोड़ी सावधानी से देखना होगा। ये एक बाहरी यात्री का नजरिया है, और शायद कुछ हद तक आइडियलाइज्ड भी हो सकता है। जैसा कि उपिंदर सिंह भी इशारा करती हैं, फाहियान ने चांडालों के सामाजिक बहिष्कार का भी जिक्र किया है। हाँ, कि उन्हें शहर में आते वक्त आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उनसे दूर हट जाएं। ये उस स्वर्ण युग की चमक पर एक सवालिया निशान तो लगाता ही है। वर्ण व्यवस्था तो कायम ही थी। और महिलाओं की स्थिति, वो कैसी थी? वो भी काफी मिलीजुली लगती है, कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ गणिका का जिक्र है, कॉर्टिसन। हाँ, सुंदर, बुद्धिमान, कलाओं में निपुण मानी जाती थी। हाँ, और पुरुषों के साथ सार्वजनिक जीवन में दिखती थी। दूसरी तरफ कुल स्त्री थी, सम्मानित गृहिणी, जिसे शालीनता और घरेलू दायरे में रहने की उम्मीद की जाती थी। वात्स्यायन का कामसूत्र, जहां यौन संबंधों पर एक बड़ा ही व्यावहारिक
प्रैक्टिकल नजरिया रखता है। वहीं धर्मशास्त्र व्यभिचार की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी दिखता है, स्त्री धन यानी महिलाओं की निजी संपत्ति। हाँ, उसका दायरा बढ़ा हुआ लगता है इस काल में। बिल्कुल। कात्यायन स्मृति कई तरह के स्त्री धन गिनाती है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। कौन कौन से? अध्यग्नि, शादी में अग्नि के सामने मिला धन। अध्यवाहन, मायके से ससुराल आते वक्त मिला धन। प्रीतिदत्त, स्नेहवश मिला उपहार। शुल्क, वधु मूल्य। अनवाधेय, शादी के बाद मिला धन। और सौदायक, भाई बंधुओं से मिला धन। अच्छा, कई प्रकार थे। हाँ। तो इस खंड से प्रीलिम्स के लिए की टर्म्स क्या हुए? संधि विक्लाहिक, भुक्ति, विषय, अग्रहार, ब्रह्मदेय, ताम्रपत्र, फाहियान, गणिका, कुल स्त्री, कामसूत्र, कात्यायन स्मृति और स्त्रीधन के प्रकार। और मेंस के लिए मुख्य बात है कि गुप्त प्रशासन में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों तत्व थे। भूमि अनुदानों ने समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। फाहियान का विवरण उपयोगी है, पर उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और महिलाओं की स्थिति विरोधाभासी थी। कुछ अधिकार बढ़े, पर कुल मिलाकर स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब धर्म और दर्शन की दुनिया में चलते हैं। चलिए, इस काल में हिंदू धर्म के भीतर भक्ति आंदोलनों की जड़ें मजबूत होती दिखती हैं। हाँ, वैष्णव धर्म खासकर विष्णु के अवतारों की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई। वराह, नरसिंह, वामन, कृष्ण, इनके कई रूप पूजे जाने लगे। और इसके सबूत हमें कला में भरपूर मिलते हैं। बिल्कुल। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त वास्तुकला का रत्न है वो। वहां शेषशाही विष्णु का अद्भुत पैनल है। और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में। हाँ, वहां वराह अवतार की विशाल और प्रभावशाली मूर्ति है। केव 6 में। मथुरा और वाराणसी से कृष्ण लीला की मूर्तियां मिली हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण। बीठासी लिली मोहरों पर लक्ष्मी जी का अंकन मिलता है। शैव धर्म का क्या हाल था? शैव धर्म भी पीछे नहीं था। शिव पूजा भी बहुत फैली। कई शैव दार्शनिक संप्रदाय विकसित हुए, जैसे शैव सिद्धांत। हाँ, जिनके लिए आगम ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया। मूर्तिकला में इसके उदाहरण एक मुखलिंग मिलते हैं, जैसे उदयगिरी केव 4 में नटराज के शुरुआती रूप दिखते हैं। शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। एलिफेंटा की गुफाएं तो थोड़ी बात की है ना? हाँ, थोड़ी बात की हैं, पर वहां की महेश मूर्ति जैसी रचनाएं इसी शैव परंपरा की पराकाष्ठा दिखाती हैं। देवी पूजा का भी महत्व बड़ा था। हाँ, दुर्गा, खासकर महिषासुरमर्दिनी रूप में, और सप्तमातृकाओं की पूजा काफी फैली। सप्तमातृकाएं मतलब 7 या 8 देवियों का समूह? बिल्कुल। योगिनी पंथ भी इसी दौर में उभरना शुरू हुआ। 64 योगिनियां। इनकी उदाहरण कहाँ मिलते हैं? देवगढ़ मंदिर में सप्तमातृका पैनल है। उदयगिरी केव 6 में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का अंकन है। बाद के समय में तो खासकर पूर्वी और मध्य भारत में मातृकाओं और योगिनियों के कई मंदिर बने, जैसे उड़ीसा में रानीपुर, झरियाल और हीरापुर। हाँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बौद्ध और जैन धर्म खत्म हो गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म, खासकर महायान शाखा, खूब फला फूला। फाहियान और बाद में हुएनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने नालंदा जैसे विशाल मठों का वर्णन किया है। हाँ, वो शिक्षा के बड़े केंद्र थे। और कुमार जीव जैसे विद्वानों का काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुमार जीव, वो कहाँ के थे? वो कुचा के थे। उनकी माँ भारतीय राजकुमारी थीं। कश्मीर गए, बौद्ध ग्रंथ पढ़े, फिर चीन ले जाए गए। और वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने कई महायान सूत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इससे बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन में और फैला। अच्छा, और जैन धर्म? जैन धर्म भी सक्रिय रहा, खासकर पश्चिमी और मध्य भारत में। मथुरा जैन मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र बना रहा। कंकाली टीला से मूर्तियां मिली हैं। हाँ, कुमार गुप्त काल की तीर्थंकर मूर्तियां। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी शैली कुषाण काल की मूर्तियों से अलग है। कैसे अलग है? शरीर थोड़ा भारी लगता है, कूल्हे चौड़े हैं और पैर थोड़े आगे की ओर झुके हुए। ये तो हुई धर्म की बात। दर्शन के क्षेत्र में क्या चल रहा था? ये काल भारतीय दर्शन के षट दर्शन 6 स्कूल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। हाँ, इन सभी दर्शनों के सूत्र ग्रंथों पर महत्वपूर्ण भाष्य लिखे गए, विचारों को व्यवस्थित किया गया, सिस्टमेटाइज किया गया। जैसे ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका 4वीं या 5वीं सदी की, पतंजलि के योग सूत्र पर व्यास का भाष्य, न्याय सूत्र पर पक्षिल स्वामिन वात्स्यायन का भाष्य करीब 4वीं सदी का, और वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह है 5वीं सदी का। और अद्वैत वेदांत शंकराचार्य
के विचारों की नींव इसी दौर के दार्शनिक चिंतन में देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान में रखें? देवगढ़, दशावतार मंदिर, उदयगिरी वराह मूर्ति, एक मुखलिंग, सप्तमातृकाएं, योगिनी मंदिर जैसे रानीपुर झरियाल, नालंदा, कुमारजीव, कंकाली टीला, सांख्य कारिका, व्यास भाष्य। और मेंस के लिए क्या संदेश है? कि ये काल धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का था, जहां अलग अलग पंथ साथ साथ विकसित हुए, भक्ति आंदोलन की जड़ें गहरी हुईं, दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ और बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला। बिल्कुल। अब बात करते हैं साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाँ, जिसे अक्सर संस्कृत साहित्य का क्लासिकल या स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि कालिदास जैसे महान कवि शायद थोड़े पहले के माने जाते हैं। हाँ, चौथी 5वीं सदी पर साहित्य रचना इस दौर में खूब हुई। हमने देखा हरिशेन और वीरसेन शाव जैसे मंत्री भी कवि थे। ये साहित्य के महत्व को दिखाता है। यहाँ मेंस का सवाल बन सकता है क्या कि गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? हाँ, प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाएं क्या थीं? हाँ, और सिर्फ संस्कृति नहीं, हमने वाकाटक राजा सर्वसेन का प्रकृत काव्य हरिविजय भी देखा। सही कहा। इसके अलावा दार्शनिक ग्रंथ जैसे सांख्य कारिका या वैज्ञानिक ग्रंथ भी इसी काल में रचे गए, और कुमारजीव द्वारा बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद, वो भी साहित्य और विचारों के आदान प्रदान का बड़ा उदाहरण है। लेकिन विज्ञान में जो हुआ, खासकर गणित और खगोल विज्ञान में, वो तो अद्भुत था। बिल्कुल, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट। हाँ, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था। उन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ लिखा। सोचिए उस जमाने में उन्होंने पाई का मान कितनी सटीकता से बताया, 3.1416। और बीजगणित अलजेब्रा में समीकरण हल करने के तरीके दिए। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में ज्या यानी साइन का प्रयोग किया और उसकी टेबल्स बनाई। और सबसे क्रांतिकारी बात, सूर्य और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताएं कि ये पृथ्वी या चंद्रमा की छाया पड़ने से होते हैं, राहु केतु के कारण नहीं। ये तो सच में कमाल है। सूर्य सिद्धांत नाम का एक और महत्वपूर्ण खगोलीय ग्रंथ भी इसी दौर का माना जाता है, जिसमें साइन टेबल्स मिलती हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद? आयुर्वेद का आधार ग्रंथ चरक संहिता माना जाता है कि इसी काल में अपने मौजूदा स्वरूप में संपादित हुआ। किसने संपादित किया? दृढ़बल नाम के एक विद्वान ने, शायद चौथी या 5वीं सदी में से पूरा किया। इसमें क्या क्या है? रोगों के निदान, उपचार, सैकड़ों औषधियों और यहाँ तक कि शल्य क्रिया, सर्जरी का भी विस्तृत वर्णन है। और इसका कोई प्रमाण? हाँ, 5वीं सदी की बावर पांडुलिपि, बावर मैन्युस्क्रिप्ट में चरक संहिता के अंश मिलना इसकी प्रामाणिकता और महत्ता को साबित करता है। इसमें सांख्य, योग और वैशेषिक दर्शन का प्रभाव भी दिखता है। तो साहित्य में परिष्कार और गणित, खगोल व चिकित्सा में मौलिक योगदान, ये इस काल की बड़ी देन है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए जरूरी नाम और ग्रंथ: आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, पाए, ज्या, सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, दृढ़बल, बावर पांडुलिपि। और मेंस का टेक अवे क्या है? कि गुप्त वाकाटक काल ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक योगदान का साक्षी रहा। गणित, खगोल और चिकित्सा में हुई प्रगति ने बाद के युगों को बहुत प्रभावित किया, और साहित्य ने सौंदर्य और परिष्कार के नए मानक स्थापित किए। निश्चित रूप से। और अब आते हैं इस दौर के सबसे दर्शनीय पहलू पर, कला और स्थापत्य। हाँ, जिसका जिक्र बार बार आता है। यहां भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई एक गुप्त कला शैली थी जो पूरे साम्राज्य में एक जैसी थी? कला इतिहासकार जेसी हार्ले मानते हैं कि हाँ, मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और टेराकोटा में एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता दिखती है, जिसे गुप्त शैली कह सकते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि क्षेत्रीय भिन्नताएं, रीजनल वेरिएशंस भी थीं। हाँ, हार्ले इस काल को 3 चरणों में बांटते हैं: प्रारंभिक, मध्य और उत्तर गुप्त काल। इनकी समय सीमा अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती है। मंदिर स्थापत्य की बात करें तो यहीं से उत्तर भारत की नागर शैली का विकास शुरू हुआ। बिल्कुल, नागर शैली के मंदिरों का प्रारंभिक रूप यहीं विकसित हुआ। इस शुरुआती नागर शैली की क्या विशेषताएं थीं? इसमें आमतौर पर एक वर्गाकार गर्भगृह होता था, स्क्वायर सैंक्टम, जिसके ऊपर धीरे धीरे शिखर बनने लगा, कर्विलिनियर टावर। शिखर के ऊपर आमलक होता था। हाँ, नॉच्ड रिंग स्टोन आमलक। और गर्भगृह के आगे एक मंडप यानी हॉल होता था। इसके बेहतरीन उदाहरण कौन से हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर शायद पंचायतन शैली का
शुरुआती उदाहरण है ये। पंचायतन मतलब मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर छोटे मंदिर। हाँ, और भीतरगांव का ईंटों का मंदिर कानपुर में, वो अपनी मेहराबदार छत और खूबसूरत टेराकोटा पैनलों के लिए जाना जाता है। और नचना कोठार भूमरा। हाँ, मध्य प्रदेश में ये मंदिर भी महत्वपूर्ण है। मंदिरों के अलावा गुफा स्थापत्य, रॉक कट आर्किटेक्चर, वो भी तो अपनी चरम पर था, खासकर अजंता में। बिल्कुल, अजंता की गुफाएं, खासकर वाकाटक संरक्षण में बनी गुफाएं, जैसे 1, 16, 17, 19, 26, ये भारतीय कला का शिखर मानी जाती हैं। वहाँ बौद्ध विहार और चैत्यगृह दोनों हैं। हाँ, मॉनेस्ट्रीज भी और श्राइन्स भी। इनकी वास्तुकला, मूर्तिकला तो अद्भुत है ही, पर सबसे ज्यादा मशहूर हैं इनके भित्ति चित्र, म्यूरल्स। हाँ, वो चित्र तो लाजवाब हैं। क्या दर्शाते हैं वो? जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन के दृश्य और उस समय का जीवन भी। गुफा संख्या 1, जिसे शायद राजा हरिशेन का संरक्षण प्राप्त था, हाँ, उसे भारत का सबसे भव्य रॉक कट विहार कहा गया है। वाओ। और बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश वाली? वो भी इसी काल की हैं और अपने चित्रों के लिए जानी जाती हैं। और उदयगिरी में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित गुफाएं हैं, जैसे वो वराह गुफा, केव 6, और एक मुखलिंग वाली गुफा, केव 4। हाँ, और मूर्तिकला, उसमें क्या खास बात थी गुप्तकालीन मूर्तिकला में? उसमें एक गजब का संतुलन, बैलेंस दिखता है। लालित्य, एलिगेंस है, और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है। पत्थर में मानो जान डाल दी गई हो। सारनाथ शैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट है ना? बिल्कुल, जहां बुद्ध को शांत, ध्यानमग्न, अभय मुद्रा में पारदर्शी वस्त्रों में दिखाया गया है। हाँ। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा तो विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा भी एक बड़ा केंद्र था। हाँ, जहां बुद्ध के अलावा विष्णु, कृष्ण और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी। और कुछ प्रमुख मूर्तियां? देवगढ़ का शेषशाही विष्णु पैनल, उदयगिरी की वराह मूर्ति, एरन की विशाल वराह मूर्ति जिस पर हून राजा तोरमाण का अभिलेख भी है, ये सब गुप्त मूर्तिकला के बेहतरीन नमूने हैं। ये मूर्तियां किस पत्थर से बनती थी? अक्सर चुनार के बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन से, और उन पर एक खास किस्म की पॉलिश होती थी। हमने पहले मथुरा की कुमारगुप्त कालीन जैन तीर्थंकर मूर्ति का जिक्र किया था। हाँ, जो कुषाण काल से अलग शैली दिखाती है। सही। अच्छा, पत्थर की मूर्तियों के अलावा मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा कला का क्या? टेराकोटा कला भी खूब फले फूली। ये शायद आम लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति और धार्मिक विश्वासों को ज्यादा दर्शाती है। इसमें क्या क्या बनता था? देवी देवताओं की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की, पुरुषों, महिलाओं, जानवरों, खिलौनों, सबकी आकृतियां मिलती हैं। भीटा, कौशाम्बी, अहिछत्र, राजघाट जैसे कई स्थल टेराकोटा कला के लिए जाने जाते हैं। तो गुप्त का कटक काल सही मायने में भारतीय कला का क्लासिकल चरण था। हाँ, जिसने स्थापत्य और मूर्ति कला के स्थायी मानक स्थापित किए। नागर शैली की शुरुआत, अजंता के अद्भुत चित्र और वास्तुकला, सारनाथ के बुद्ध की शांति, देवगढ़ के पैनलों का नाट्य रूपांतरण, ये सब इसी दौर की देन में। शाही संरक्षण ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन क्षेत्रीय विविधताएं भी मौजूद थीं। तो प्रीलिम्स के लिए की टर्म्स: गुप्त शैली, नागर शैली, शिखर, आमलक, पंचायतन शैली, देवगढ़, भीतरगांव, अजंता गुफाएं, खासकर वाकाटक काल वाली भित्ति चित्र, बाघ गुफाएं, सारनाथ बुद्ध, चुनार बलुआ पत्थर, टेराकोटा केंद्र, भीटा, अहिछत्र। और मेन्स टेकअवे कि कला में धार्मिक विषयों के साथ सौंदर्य और संतुलन का अद्भुत समन्वय था। शाही संरक्षण और सामाजिक समृद्धि ने कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो आज हमने गुप्त और वाकाटक काल यानी लगभग 300 से 600 ईसी की एक काफी विस्तृत यात्रा की। हाँ, हमने देखा कि कैसे राजनीतिक स्थिरता, एक विकसित प्रशासन, बदलते सामाजिक आर्थिक समीकरण, धार्मिक समन्वय और ज्ञान विज्ञान में प्रगति, इन सब ने मिलकर कला और सौंदर्य शास्त्र के एक अभूतपूर्व युग को जन्म दिया। साम्राज्य की शक्ति और कलात्मक उपलब्धियां वाकई एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हाँ, हमने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर वाकाटक राजाओं तक, प्रयाग प्रशस्ति से लेकर अजंता की गुफाओं तक, हरिशेन और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों से लेकर देवगढ़ और सारनाथ की मूर्तियों तक, और अग्रहार अनुदानों से लेकर स्त्रीधन तक कई अहम पहलुओं पर स्रोतों के आधार पर बात की। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इसे सिर्फ स्वर्ण युग कहकर इतिश्री कर लेना सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फाहियान के विवरण में ही हमें सामाजिक असमानता की झलक मिलती है, जैसे चांडालों का बहिष्कार।
हाँ, तो किसी भी काल का मूल्यांकन करते समय एक संतुलित और आलोचनात्मक नजरिया रखना जरूरी है, खासकर जब यूपीएससी मेंस के लिए उत्तर लिख रहे हों। एकदम सही। स्रोतों को ध्यान से पढ़ना और उनकी सीमाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या विचार? क्या किसी साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति का शिखर हमेशा उसकी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों के शिखर से मेल खाता है? गुप्त वाकाटक काल, जहां हमें प्रयाग प्रशस्ति जैसी विजय गाथाएं भी मिलती हैं और अजंता देवगढ़ जैसे कलात्मक चमत्कार भी। ये इस सवाल पर सोचने का एक अच्छा मौका देता है। तो उम्मीद है सिंप्लीफाइड यूपीएससी ब्रैपरी पीपी की ये गहन चर्चा आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.